हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की हम प्रिपरेशन करेंगे। सो गाइस, जल्दी से आप सभी आ जाइए। हमारा चल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि शिक्षण अभिक्षमता हमारा चल रहा है। गाइस देखिए, इससे पहले हमने 8 क्लास कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी 9 क्लास है। और गाइस देखिए, ये हमारी लास्ट क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड की। देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, आईसीटी हमने पढ़ लिया था। शिक्षण में जो आईसीटी होता है उसका उपयोग कैसे किया जाता है, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। और आज हमारी 9 क्लास है एवोल्यूशन। देखिए, आपको क्या करना है, देखिए टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए, क्लास का नोटिफिकेशन और क्लास की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और देखिए गाइस, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जिन लोगों ने हमारी अभी तक ज्योग्राफी की क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन पर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सारी ज्योग्राफी की क्लासेस देख सकते हैं। और टेलीग्राम पर भी ज्योग्राफी की क्लास का नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहां से क्लास को देख सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं आप, दिस इज स्टडी के नाम से। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जब कभी भी आपसे लाइव डिस्कशन होगा तो देखिए, इंस्टाग्राम पर ही आपसे लाइव डिस्कशन होगा। सो गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। 9 क्लास है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड, लास्ट क्लास है हमारी। एवोल्यूशन पढ़ेंगे हम आज। तो देखिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन जल्दी से आप सभी आ जाइए। ओके, तो देखिए मूल्यांकन, एवोल्यूशन को हम पढ़ेंगे। मूल्यांकन, तो देखिए मूल्यांकन होता क्या है, क्या होता है मूल्यांकन, मूल्यांकन किसे कहा जाता है। तो देखिए, मूल्यांकन के द्वारा कोई भी, क्या स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, जब किसी विषय में कमियां, उसकी खामियां, उसके विषय के प्रति रुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है, मूल्यांकन किसे कहते हैं। देखिए, छात्र हो या स्टूडेंट्स हो या अध्येता हो, कोई भी हो, उसका किसी विषय पे कमियां, उसकी खामियां, उसकी उस विषय में कितनी अच्छी कमांड है, उसका उस विषय में कितनी रुचि है, कितना उसका इंटरेस्ट है, कितना उसका इंटरेस्ट है, ये सब देखा जाता है। उसकी प्रतिभा देखी जाती है, उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, मूल्यांकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल्यांकन कहा जाता है। ये समझ में आ गया है ना। और शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक, विद्यार्थी और एवं शिक्षण तीनों का ही मूल्यांकन किया जाता है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे आप पढ़ रहे हैं, अभी आप क्लास ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आपका मूल्यांकन तो होगा ही। जब आप एग्जाम देंगे, आपका रिजल्ट आएगा, उसमें आपका मूल्यांकन होगा। ठीक है, लेकिन आपके साथ साथ जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मेरा भी यहां पर मूल्यांकन होगा। ठीक है, शिक्षण, शिक्षण का मतलब है कि किस मेथड से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप स्कूल कॉलेजेस में आपने देखा होगा, टीचर्स का जो मेथड होता है, लेक्चर मेथड होता है, या उस टीचर्स का कोई और मेथड होता है कि आप टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके आपको पढ़ा रहा है, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड का उपयोग करके, प्रोजेक्टर का उपयोग करके आपको पढ़ा रहा है। तो इसका भी मूल्यांकन होता है कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, आपको कितना समझ में आया। तो देखिए, मूल्यांकन में क्या होता है, स्टूडेंट्स के साथ साथ शिक्षक और शिक्षण, यानी कि टीचर्स का, और टीचर्स का जो पढ़ाने का तरीका है उसका भी मूल्यांकन किया जाता है। और साथ में विद्यार्थी का मूल्यांकन तो होता ही है। तो कहने का मतलब है ये है कि तीनों का मूल्यांकन किया जाता है। इतना समझ में आ गया है ना। सबसे पहले मूल्यांकन किसे कहते हैं, छात्र हो या कोई भी हो, स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, उसका किसी विषय में उसकी क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, कितनी अच्छी उसकी कमांड है, और उसका इंटरेस्ट कितना अच्छा है, मतलब किसका, उसका जो रुचि है, कितनी उसकी रुचि है उस विषय में, उसकी प्रतिभा का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, मूल्यांकन कहा जाता है। इतना याद रखिएगा, ठीक है, इतना समझ लीजिएगा अच्छे से। अब है कोठारी आयोग। तो देखिए, कोठारी आयोग 1964 और 66 आप याद रखिएगा कोठारी आयोग को। अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हमारा क्या चलेगा, हायर एजुकेशन चलेगा, उच्च शिक्षण हमारा जब चलेगा, हायर एजुकेशन, तो उस यूनिट में हम डिटेल में पढ़ेंगे कोठारी आयोग और जितने भी आयोग हैं। ठीक है, तो देखिए, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो शिक्षा के संपूर्ण प्रणाली का अभिन्न अंग है। क्या है, शिक्षा का
संपूर्ण प्रणाली का अभिन्न अंग है क्या, जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो है वो शिक्षा के संपूर्ण प्रणाली का अभिन्न अंग है। किसने कहा है, किसके अनुसार, कोठारी आयोग के अनुसार। ठीक है, कोठारी आयोग ने कहा ये। तो कोठारी आयोग 1964 और 66 को याद कर रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किस आयोग ने ये कहा है, किस आयोग का ये स्टेटमेंट है, किस आयोग के अनुसार कहा गया है। तो कोठारी आयोग 1966 और 64 आपको 64 और 66 आपको याद रखना है। कोठारी आयोग 1964 और 66, और जो शिक्षा के संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शिक्षा के संपूर्ण प्रणाली का अभिन्न अंग है किसने कहा था, या किस आयोग ने कहा था। तो आपको याद रखना है कोठारी आयोग ने कहा था। इज दैट क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो यहां तक समझ में आ गया है ना। ओके, अब हम पढ़ेंगे सतत प्रक्रिया और व्यापक प्रक्रिया। गाइस देखिए, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। देखिए, क्लास देखने तो बहुत लोग आते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता है। देखिए, आप लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, दोनों हमारे लिए एक रिस्पांस होता है कि स्टूडेंट्स का कितना हमें रिस्पांस मिला है। और जो पहली बार यहां पर आए हैं, चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए क्लास को। देखिए, सतत प्रक्रिया क्या होती है, क्या सतत प्रक्रिया होती है और सतत प्रक्रिया किसे कहा जाता है। तो जो शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है, शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है जो निरंतर चलती रहती है। सबसे पहले शिक्षण की वह प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है और यह जानने की कोशिश करती है, यह जानने की कोशिश करती है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है, विद्यार्थी सीख भी रहा है कि या नहीं सीख रहा है, और विद्यार्थी ने कितना सीखा है। मूल्यांकन प्रक्रिया निरंतर करना पड़ता है, तो ये क्या होती है, सतत प्रक्रिया होती है। सबसे पहले सतत प्रक्रिया क्या होती है, तो सतत प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। इतना समझ में आ गया ना। सतत प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और यह जानने की कोशिश करती है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा, यानी कि आपने कितना सीखा, वो क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। और मूल्यांकन प्रक्रिया निरंतर, इसमें निरंतर करना पड़ता है। किसमें, सतत प्रक्रिया में मूल्यांकन प्रक्रिया निरंतर करना पड़ता है, यानी कि आपका जो मूल्यांकन है, एवोल्यूशन है, हर कदम कदम पर आपका एवोल्यूशन करना पड़ता है। हर एक स्टेप में आपका एवोल्यूशन करना पड़ता है कि आपने कितना सीखा। यदि आपने फर्स्ट स्टेप का कंप्लीट सीख लिया है तभी आप सेकंड स्टेप में एंटर कर पाएंगे। तो यानी कि आपका जो मूल्यांकन है वो निरंतर इसमें करना पड़ता है, किसमें, सतत प्रक्रिया में। इतना समझ में आ गया है ना। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं सतत प्रक्रिया से, तो इसको अच्छे से समझना है। सतत प्रक्रिया क्या होता है, सिंपल सा है कि सतत प्रक्रिया में जो मूल्यांकन होता है वो निरंतर उसमें होता रहता है और विद्यार्थी ने कितना सीखा है, कितना सीख रहा है, इस मूल्यांकन प्रक्रिया में निरंतर करना पड़ता है, यानी कि इसमें मूल्यांकन प्रक्रिया निरंतर करना पड़ता है सतत प्रक्रिया में। ठीक है, अब है व्यापक प्रक्रिया। देखिए, सतत प्रक्रिया आपको समझ में आ गया है ना। गाइज, मैं बहुत फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे बता दीजिए जब कभी भी आपको ये लगे कि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं तो मुझे बता दीजिए। अब है व्यापक प्रक्रिया। देखिए, व्यापक प्रक्रिया, तो यहां पर विद्यार्थियों के तीनों पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। अब वो तीन पहलू कौन कौन से हैं, ज्ञानात्मक हो गया, देखिए ज्ञानात्मक हो गया, भावनात्मक हो गया और क्रियात्मक हो गया। और ये क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया है, अतः एक व्यापक प्रक्रिया है। कौन कौन से, तीन। व्यापक प्रक्रिया में आपको तीन पहलुओं को याद रखना है। ज्ञानात्मक, सबसे पहले आपने कितना ज्ञान लिया। भावनात्मक, आपका कितना, भावनात्मक का मतलब होता है कि आपका समझ का स्तर कितना सही है, आप कितना समझ पा रहे हैं। और क्रियात्मक का मतलब होता है जब आप क्रिया करते हैं, अंतक्रिया करते हैं, प्रक्रिया करते हैं। क्रियात्मक का मतलब यही होता है जब आप एक्शन लेते हैं किसी भी काम करने में, किसी भी काम को करने में एक्शन लेते हैं, किसी भी काम को करने में एक्शन के लेते हैं, उसे क्रियात्मक कहा जाता है। आपने कोई क्रिया की, ठीक है। तो ज्ञानात्मक का मतलब है आपने कितना ज्ञान लिया, कितना ज्ञान ग्रहण किया। भावनात्मक का मतलब होता है यानी कि आपने कितना मतलब अंडरस्टैंड किया, आपने कितना समझा किसी चीज को, किसी भी बात को आपने कितना समझा।
और क्रियात्मक का मतलब होता है आपने जब आप कोई क्रिया करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं। इतना समझ में आ गया ना। तो व्यापक प्रक्रिया का 3 पहलू आपको याद रखना है। इससे पहले भी मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, पहली क्लास जो ली थी उसमें मैंने बताया था कि शिक्षण में व्यापक प्रक्रिया क्या होती है। जो शिक्षण में व्यापक प्रक्रिया होती है, हमारे आसपास अपने वातावरण से जो हम सीखते हैं वो क्या होती है, व्यापक प्रक्रिया होती है। ठीक है, वो शिक्षण की व्यापक प्रक्रिया थी। ये यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, मूल्यांकन की व्यापक प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। देखिए ये हम क्या पढ़ रहे हैं, मूल्यांकन की व्यापक प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। मूल्यांकन की, याद रखिए, मूल्यांकन की व्यापक प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। मूल्यांकन में 2 प्रक्रिया होती है, एक सतत प्रक्रिया, एक व्यापक प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया में निरंतर मूल्यांकन होता है, व्यापक प्रक्रिया में 3 पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। कितने पहलू का, 3 पहलू का मूल्यांकन किया जाता है। ज्ञानात्मक, आपने कितना सीखा, भावनात्मक, आप कितना समझते हैं, क्रियात्मक, आपने कितना एक्शन लिया, कितना क्रिया किया आपने, इन 3 पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। और देखिए अतः एक व्यापक प्रक्रिया है, क्या है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया है। किसका, मूल्यांकन का। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। किसी भी टॉपिक को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्या, क्योंकि आप अच्छे से समझ पाए। आपने देखा होगा बुक्स पे बहुत कुछ लिखा रहता है जो आपको समझ में नहीं आता है, इसीलिए बहुत देखिए सरल से कठिन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जब हम देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से समझेंगे तभी हम और यूनिट को, रिसर्च को, आईसीटी को, कम्युनिकेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। अब है शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य। शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य, गाइस जिन लोगों ने अभी तक हमारी ज्योग्राफी की क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पर हमने नोटिफिकेशन को प्रोवाइड किया है, तो आप वहां से कहीं से भी क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को जरूर एक्सेस कीजिए, जरूर देखिए। जब कभी भी आपको कहीं पर कुछ भी मिलता है तो जरूर देखिए। जिन चीज़ों को आप नेग्लाइट करते हैं, जिन चीज़ों को आप ये समझते हैं कि ये मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा एग्जाम में, अक्सर वही चीज़ें एग्जाम में आती हैं। इसलिए कभी भी किसी चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं लेना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, हर चीज़ को देखना है, हर चीज़ को समझना है। एक बार कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को, किसी भी क्लास को देखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी काम की है तो उसे एक्सेस कीजिए, कंप्लीट देखिए। जो यूजीसी नेट एग्जाम के बच्चे हैं पेपर फर्स्ट के, उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब है शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य। क्या है, शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य, छात्रों को शैक्षिक उपलब्धि का स्तर निर्धारित करना। आपने देखा होगा आपके घर में कभी कोई मेहमान आते हैं, कोई भी मेहमान, नए मेहमान आते हैं जो आपके घर में पहली बार आते हैं, वो पूछते हैं ना कि आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। यदि आप उन मेहमान को मिल गए, घर में आप मिल गए मेहमान आपसे, तो मेहमान पूछते हैं ना आप कौन सी क्लास में, आप बताते हैं मैं फिफ्थ में हूँ, या 6th में हूँ, या 7th में हूँ, 8th में हूँ, जो भी आपकी क्लास है। ये क्या है, ये क्या है, आपका एक शैक्षिक मूल्यांकन है। ठीक है, और ये आपकी शैक्षिक उपलब्धि का एक स्तर है। ठीक है, यदि आप 5th या 10th में पढ़ेंगे तो जो मेहमान होगा उसी लेवल की बातें करेगा, आपके ही लेवल की बातें करेगा, उतनी ही बात करेगा जितनी आप समझ पाए, है ना। ऐसा नहीं कि वो हायर एजुकेशन की बात करने लग जाए, है ना, नेट की बात करने लग जाए या पेपर फर्स्ट की बात करने लग जाए। आपने देखा होगा ना, यदि आप ये कहेंगे कि मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो मेहमान भी आपसे उतनी ही बात करेगा जितने आप समझ पाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि और बड़ी बड़ी बातें करने लग जाए या बहुत छोटी छोटी बातें करने लग जाए, एक स्तर की बातें करता है। तो इसी को एक शैक्षिक उपलब्धि का स्तर कहते हैं। ठीक है, यहीं से आपकी शैक्षिक उपलब्धि का स्तर निर्धारित होता है। ठीक है, तो इतना आप समझ में गए ना शैक्षिक मूल्यांकन का उद्देश्य। छात्रों के शैक्षिक उपलब्धि, आपने क्या उपलब्धि हासिल की है, इसका एक स्तर निर्धारित करता है। कि कौन करता है, मूल्यांकन करता है, एवोल्यूशन करता है। एवोल्यूशन आपका शैक्षिक उपलब्धि का स्तर निर्धारित करता है। आपने देखा होगा जब आप एमए में रहे होंगे, मास्टर में रहे होंगे, या आप अभी पीएचडी कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल जीतते हैं, सिल्वर मेडल लेते हैं, सिल्वर मेडल जीतते हैं। उनकी क्या है, शैक्षिक उपलब्धि एक स्तर निर्धारित किया हुआ है, किसने, मूल्यांकन ने, कि हाँ ये बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये बच्चे सिल्वर मेडलिस्ट हैं। इसको आपको अच्छे से समझना है। अब हम पढ़ेंगे मूल्यांकन। देखिए मूल्यांकन को हम पढ़ेंगे
तो मूल्यांकन प्रणाली के 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निर्माणात्मक होते हैं, निर्माणात्मक होता है, रचनात्मक होता है और मूल्यांकन होता है। देखिए निर्माणात्मक में क्या होता है, आप अपना निर्माण करते हैं और स्वयं का मूल्यांकन भी करते हैं कि हमने कितना सीखा। रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप इससे समझ लीजिए। जैसा कोई ड्राइंग का बच्चा है, कोई भी ड्राइंग का बच्चा है, वो स्केच बहुत अच्छा बनाता है या बहुत बेकार बनाता है, और आपने उस बच्चे को कह दिया कि मेरा ही स्केच आप बना लीजिए, ठीक है, मेरा ही स्केच आप बना के मुझे दे दीजिए। वो बच्चा आपका स्केच बहुत अच्छे से बनाता है, बहुत अच्छे से बनाता है। इससे आप मूल्यांकन कर लेंगे कि हाँ इस बच्चे की ड्राइंग बहुत अच्छी है, इस बच्चे का जो ड्राइंग है, पेंटिंग है, वो बहुत अच्छी है। इससे आप क्या करेंगे, एक एवोल्यूशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। इसी को रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो बच्चे बोलते नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, उनके सामने हम क्या करते हैं, उनका मूल्यांकन कैसे करते हैं, या हम उनके साथ कोई गेम्स खेलते हैं, या हम कोई रचनात्मक कार्य उन बच्चों को करने के लिए दे देते हैं, जिससे हम उन बच्चों का मूल्यांकन कर लेते हैं। तो इसी को रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है, यानी कि खेल खेल में मूल्यांकन करना, इसी को रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। और निर्माणात्मक आप समझ गए हैं कि खुद का निर्माण करना, चीज़ों को सीखकर अपना निर्माण करना, अपने आप को विकसित करना और खुद का ही अपना मूल्यांकन करना कि हमने कितना सीखा है। ठीक है, अब है योग्यात्मक। देखिए योग्यात्मक का मतलब होता है कि आपका टैलेंट, आपके अंदर कितनी योग्यता है, आपकी योग्यता से भी आपका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, आपकी देखिए आप जब कभी ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं तो आपकी योग्यता को देखा जाता है, आपके टैलेंट को देखा जाता है। ठीक है, आप टीचर्स आपकी हर एक चीज का मूल्यांकन करता है, तो इसमें जिसमें सभी चीजें आते हैं उसको क्या बोलते हैं, टैलेंट कहा जाता है, योग्यता कहा जाता है। कभी कभी किसी सब्जेक्ट पे हमारी बहुत अच्छी कमांड होती है, वो भी हमारा वो क्या है, टैलेंट है। क्या है वो, एक टैलेंट है। संकल्पनात्मक का मतलब होता है संकलनात्मक। देखिए संकलनात्मक का मतलब होता है चीजों को संगठित करना। जो भी चीजें हम सीखते हैं, जो भी चीजें हमने समझी है, जो भी हम क्रिया करते हैं, उन सभी चीजों का संकलनात्मक करना यानी कि संगठित करना। ठीक है, उसके बाद अंतिम मूल्यांकन करना। ठीक है, लास्ट में हम क्या करते हैं, अंतिम मूल्यांकन करते हैं। जब सारी चीजों को हम संगठित कर लेते हैं, संकलित कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, अंतिम मूल्यांकन करते हैं। इतना समझ में आ गया ना। अब है निदानात्मक मूल्यांकन। देखिए निदानात्मक मूल्यांकन में क्या करते हैं, हम उपचार करते हैं। क्या करते हैं, उपचार। जब हम किसी समस्या को जान लेते हैं, किसी समस्या का हमें पता चलता है, तो हम उस समस्या का उपचार करने की उपचार करने का वो करते हैं, कोशिश करते हैं उपचार करने की, हर संभव करते हैं कि हर जो भी समस्या उसका समाधान कर पाए। उसको क्या कहा जाता है, निदानात्मक कहा जाता है, यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन करते हैं। आपने देखा होगा, आप जब कभी आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, चेकअप करता है, उसके बाद 4 या 3 या 5 दिन की दवाई देता है, 4-5 दिन की दवाई देता है। उसके बाद डॉक्टर क्या कहता है, एक बार फिर से मुझे दिखा देना, कहता है ना। उसी को कहते हैं उपचारात्मक मूल्यांकन, यानी कि डॉक्टर आपका क्या करेगा, निदानात्मक मूल्यांकन करेगा। देखेगा आपको कि आपका कितना आप में सुधार हुआ है, आपके स्वास्थ्य में कितना सुधार हुआ है, और फिर से आपको कुछ दवाई मेडिसिन वगैरह आपको जरूरत होगी आपके हेल्थ को, तो फिर से लिख के देता है। यदि नहीं है तो डॉक्टर कहता है कि बिल्कुल भी दवाई लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी को निदानात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। यदि आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब आपकी 3 या 5 यूनिट हो जाएंगी उसके बाद हम यहाँ पर टेस्ट लेंगे। तो टेस्ट लेंगे, फिर मैं देखूंगा कि आपने कितना कुछ सीखा है। जो बच्चे मुझे रिस्पांस देते हैं ग्रुप में, टेलीग्राम पर रिस्पांस देते हैं कि सर ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, मैं उनको नोट करता हूँ। जो चीज़ें, जो टॉपिक उनको समझ नहीं आता है मैं नोट कर लेता हूँ। जब मैं डाउट सेशन लेकर आऊँगा तो उसमें मैं क्या करूँगा, निदान करूँगा, समाधान करूँगा। तो इसी को निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, पीवाईक्यू एमसीक्यूज हम जब करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा किस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया है ना। ओके, अब हम पढ़ेंगे सीबीएसएस को। देखिए सीबीएसएस को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारी हायर एजुकेशन की क्लास चलेगी। ठीक है, जब हमारी हायर एजुकेशन की क्लास चलेगी, उच्च शिक्षण की क्लास चलेगी, उसमें हम सीबीएसएस को और जो भी हमारा
आयोग हैं, उन सभी को हम अच्छे से पढ़ेंगे जो उच्च शिक्षण में आते हैं, हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन में जो कुछ भी आता है सब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए फिलहाल के लिए अभी हम पढ़ेंगे सीबीसीएस की फुल फॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो सीबीसीएस की फुल फॉर्म क्या है? सीबीसीएस की फुल फॉर्म है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। क्या है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसको याद कर लीजिए, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सीबीसीएस की फुल फॉर्म क्या है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब है व्याख्यान विधि, ट्यूटोरियल विधि और प्रैक्टिकल। देखिए सीबीसीएस में क्या होता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर 3 मेथड से यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। 3 मेथड, वैसे मेथड तो बहुत सारे यूज किए जाते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पर 3 मेथड यहाँ पर दिए जाते हैं और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो होता है लेक्चर मेथड, आपने देखा होगा पोस्ट ग्रेजुएशन में जब सीबीसीएस आया था 2016 में, यह लागू कर लिया गया था 2016 में, हाँ 2015 तक तो रूसा था, 2016 में सीबीसीएस को प्रॉपर तरीके से लागू कर लिया गया था। वैसे तो 2015 में ही लागू कर लिया गया था, लेकिन 2015 तक रूसा था और 2015 के बाद सीबीसीएस को लागू कर लिया गया था चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर विधि। लेक्चर विधि आपने देखा होगा जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, वहाँ पर कौन से मेथड, जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, कौन से मेथड में पढ़ाते हैं? लेक्चर मेथड में। सबसे ज़्यादा लेक्चर मेथड में ही पढ़ाया जाता है, लेक्चर मेथड में सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में। उसके बाद एक ट्यूटोरियल मेथड होता है, जो हम ऑनलाइन किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं, विकीपीडिया से हम पढ़ते हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं जहाँ से हम पढ़ते हैं किसी आर्टिकल को, उसको क्या कहा जाता है? ट्यूटोरियल मेथड कहा जाता है। और देखिए सीबीएसएस में हम क्या होता है, हमारा प्रैक्टिकल होता है। आपने देखा होगा हर सेमेस्टर में हमारा प्रैक्टिकल जरूर होता है, हर सेमेस्टर में हमारा प्रैक्टिकल जरूर होता है सीबीएसएस में। आपने देखा होगा सीबीएसएस में क्या होता है, 60 नंबर का हमारा एक्सटर्नल होता है और 40 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल होता है। सॉरी नंबर का, हाँ नंबर हम कह सकते हैं, लेकिन उसमें क्रेडिट वाला सिस्टम होता है। 10 क्रेडिट में से हमें कुछ क्रेडिट, 10 क्रेडिट में से हमें कुछ क्रेडिट लाने होते हैं, 7 या 8-9 क्रेडिट हमें लाने होते हैं। 7 तो कंपलसरी है आई थिंक, कंफर्म मुझे अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 7 क्रेडिट कंफर्म लाने होते हैं उसमें पास होने के लिए। और 40 नंबर का क्या होता है, हमारा इंटरनल होता है और 60 नंबर का हमारा एक्सटर्नल होता है। उसी को लास्ट में हम क्या करते हैं, क्रेडिट में टीचर्स लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। यदि हम 30 घंटे, यदि हमारा सीबीएसएस में एडमिशन है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में, तो 30 घंटे हम पढ़ते हैं, तो 30 घंटे का हमारा क्या होता है, 1 क्रेडिट होता है। उसमें काउंट होता है पर सब्जेक्ट में, आप कितना टाइम आप पर सब्जेक्ट में क्लास को ज्वाइन करते हैं। जब कभी आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पर आपका जो एडमिशन है सीबीएसएस में है, डेफिनेटली सीबीएसएस में ही होगा। तो जितना टाइम तक, जैसे कि 45 मिनट की क्लास होती है, तो आप 45 मिनट क्लास को अटेंड करेंगे तो आपका 1 क्रेडिट तो कंप्लीट होगा ही। यदि कहीं कहीं पर 35 होता है, कहीं कहीं पर 25 मिनट का वहाँ पर क्लास होता है, लेक्चर मेथड होता है, तो आपका 1 क्रेडिट काउंट होगा। ठीक है, सॉरी देखिए 45 मिनट आपने क्लास ज्वाइन की, जिस दिन आपका 30 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, 30 घंटे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 2-3 हफ्ते या 3-4 हफ्ते, 1 महीने में आपका 30 घंटा तो डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है आपका 1 महीने से ज़्यादा का समय लगे। जितना मिनट की आपकी क्लास होगी, जितने मिनट की आपकी क्लास होगी, उतना आपका काउंट होगा। तो 30 घंटे में आपका काउंट हो जाएगा और 30 घंटे में को 1 क्रेडिट कहा जाएगा। आपको याद रखना है 1 क्रेडिट किसे कहते हैं। 30 घंटे यदि आपने क्लास को ज्वाइन किया सीबीएसएस में, तो आपका 1 क्रेडिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम कंप्यूटर आधारित। गाइज यहां तक समझ में आ गया है ना, 30 घंटा और 1 क्रेडिट आपको समझ में आ गया है ना, यानी कि 30 हाउर्स 1 क्रेडिट, 1 क्रेडिट 30 हाउर्स और 1 क्रेडिट आपको समझ में आ गया है ना, 30 घंटा और 1 क्रेडिट। ठीक है, अब है कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी। जिन बच्चों ने यूजीसी नेट एग्जाम बहुत बार दे दिया है, उनको मालूम है कि सीबीटी क्या होता है, और जो पहली बार यूजीसी नेट एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीबीटी क्या होता है। देखिए यूजीसी नेट एग्जाम
और बहुत सारे जो एनटीए जितने भी एंट्रेंस टेस्ट करवाता है ना, एनटीए जितना भी एंट्रेंस टेस्ट करवाता है सभी सीबीटी के माध्यम से करवाता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और देखिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट, यानी कि सीबीटी में क्या होता है, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है और सीबीटी से आशा है कंप्यूटर के संगठित प्रणालियों के उपयोग कर किया गया परीक्षण और आकलन से लगाया जाता है। सिंपल सा है कि देखिए सीबीटी का आशय क्या है, कंप्यूटर आधारित टेस्ट करना। क्या करना, कंप्यूटर से आपका टेस्ट करना। कंप्यूटर से जो कंप्यूटर के जो संगठित प्रणाली हैं, यानी कि जो भी कंप्यूटर में होता है, माउस कीबोर्ड जो भी सिस्टम होता है कंप्यूटर का, उनके उपयोग से आपका परीक्षण करना, आपका आकलन करना। जैसे एनटीए का आप कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे यूजीसी नेट एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर पे आप अपना एग्जाम देते हैं सीबीटी के माध्यम से। उसमें जो भी कंप्यूटर का हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, माउस यूज करते हैं, कीबोर्ड मॉनिटर यूज करते हैं, कीबोर्ड तो वहाँ पर यूज करने नहीं दिया जाता है, लेकिन मॉनिटर यूज करते हैं, माउस यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा परीक्षण लिया जाता है, हमारा आकलन किया जाता है। तो ये क्या है, सीबीटी, इसे क्या कहा जाता है, सीबीटी कहा जाता है। सो गाइस, ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो गया है। ठीक है, शिक्षण अभिक्षमता हमारा कंप्लीट हो गया है। और देखिए सारी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारे ग्रुप्स भी हैं बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, यदि ज्वाइन करना है तो मैसेज कर सकते हैं आप। और सबसे देखिए क्लास का पीडीएफ और नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर ही मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, ओनली आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर मिलेगा। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और देखिए इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। क्लास का जब कभी भी आपसे लाइव डिस्कशन किया जाएगा तो आपसे इंस्टाग्राम पर ही लाइव डिस्कशन किया जाएगा। सो गाइज, टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और देखिए क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको तभी मिलेगा। क्लास को शेयर जरूर कीजिए, क्या कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, क्लास को शेयर जरूर कीजिए।